अगर ब्लैक होल के अंदर देखें तो क्या दिखाई देगा, और कहीं अगर गलती से गिर गए तो क्या होगा, कहां है नियरेस्ट ब्लैक होल, और अगर कहीं हमारा सन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा। तो आज ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए और ब्लैक होल के बारे में आसानी से समझने के लिए वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्ट इन 10। तो ब्लैक होल होता क्या है ये समझने के लिए हमें पहले ग्रेविटी और स्पेस टाइम को समझना होगा। स्पेस टाइम का सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट और याज्ञवल्क्य ने दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे अर्थ और बाकी के प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, और इसका पहला जो जिक्र मिलता है, जो रिटन प्रूफ मिलता है, वो 8वीं और 9वीं शताब्दी में लिखी शतपथ ब्राह्मण नामक किताब में मिलता है। स्पेस फील्ड में इंडिया के बहुत सारे अचीवमेंट हैं, और उन अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखें, और उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें कंसेप्ट इन 10। तो उसके बाद में 1500 के आसपास केपलर और गैलीलियो ने यह खोजा कि अर्थ और बाकी के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो कि सबसे पहले 6ठी शताब्दी में हम बता ही चुके थे। लेकिन क्यों लगाते हैं इसका जवाब उनके पास नहीं था। उनको यह भी जवाब मिल जाता अगर वो इंडियन टेक्स्ट में सर्च करते, तो उन्हें पता चलता कि 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त नामक लिटरेचर में इसे एक अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पर लिखा गया है। बाद में जब न्यूटन ने 1687 में इसी फोर्स को इनविजिबल फोर्स का नाम दिया, तो लोग केपलर और गैलीलियो के सिद्धांतों को प्रूव करने लगे। तो ग्रेविटी बेसिकली एक नेचुरल फोर्स की कैटेगरी में आता है, और अब तक हमें टोटल 4 नेचुरल फोर्सेस के बारे में पता है, और ये नेचुरल फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। 5वें फोर्स की खोज अभी हाल में ही हुई है, और वो डार्क मैटर से रिलेटेड है, जिसके बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। तो ग्रेविटी इन सारे नेचुरल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स है, और फिर भी पूरे यूनिवर्स को बांधे रखती है। मतलब कि यही ग्रेविटी प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ऑर्बिट, यहां तक कि हमारी लाइफ को भी काफी हद तक कंट्रोल करती है। और अगर हमें ब्लैक होल को समझना है तो पहले हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम को समझना पड़ेगा। तो न्यूटन के बाद जब आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें लगा कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, जैसे कि न्यूटन ने बताया था। इसके बाद को प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन को करीब 10 साल लग गए। फिर उन्होंने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी और बताया कि ग्रेविटी की ओरिजिन स्पेस और टाइम में व्रैपिंग की वजह से होती है। स्पेस टाइम को समझने के लिए कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को जानते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट। और जो 4th डायमेंशन होता है उसे हम टाइम कहते हैं, जो कि 1 सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो करता रहता है हमेशा। अगर इस 4th डायमेंशन को, जो कि टाइम है, स्पेस के साथ कंबाइन करें तो एक स्पेस और टाइम का रीजन यानी कि फैब्रिक तैयार होता है। और आइंस्टाइन के हिसाब से मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम के इसी बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम एक रूम में 2 बॉक्स रखें, एक एनर्जी का और दूसरा मैटर का, तो बाकी की जो खाली जगह होगी उसे हम स्पेस टाइम कह सकते हैं। मतलब जब आप रात को आकाश में देखते हो तो जो भी स्टार्स आपको दिखाई देते हैं वो इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में है। इसको आसानी से समझने के लिए स्पेस टाइम को एक चादर या एक नेट की तरह मान सकते हैं, और अगर इस नेट पर कोई मास रखा जाए तो वो इस नेट को डिफॉर्म या फिर डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर इसे कर्व कर देगा, जिसकी वजह से जो बाकी के छोटे मास हैं वो इस बड़े मास की तरफ खींचे हुए चले आएंगे। और ये जो छोटे मास हैं ये भी अपने अराउंड एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे, जिससे इनके अराउंड जो छोटे मासेस होंगे वो इनकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। और इसी फोर्स को, जो कि इस नेट में हुए डिस्टॉर्शन की वजह से पैदा हुई है, हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि हमारे ही सोलर सिस्टम में सन जो है वो सबसे बड़ा और हैवी है, तो वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, और बाकी के सारे प्लेनेट इसी वजह से इसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब सारे प्लेनेट्स जो सन की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उनको सन अपनी तरफ खींच नहीं रहा होता है, वो सब इस स्पेस टाइम के डिफॉर्मेशन को फॉलो करते रहते हैं। तो अगला सवाल ये है कि अगर सारे प्लेनेट इस स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन को फॉलो करते हैं, ना कि सन की ग्रेविटी को, तो वो सन में गिर क्यों नहीं जाते हैं? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये सारे प्लेनेट एक स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, जिससे कि ये एक ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं। और जो ब्लैक होल होता है वो इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन से या फिर ग्रेविटी की पकड़ से बचा जा सके? बिल्कुल है, और इसे हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जो कि किसी सरफेस से एस्केप करने के लिए उसके मास और रेडियस पर डिपेंड करता है।
जैसे कि अगर आपको अर्थ की ऑर्बिट से एस्केप करना है तो आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, और वहीं अगर आपको मून की ऑर्बिट से एस्केप करना है तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो ब्लैक होल होता है उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये ब्लैक होल स्पेस टाइम में कितना बड़ा डिस्टॉर्शन या फिर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो जब आप स्पेस टाइम और ग्रेविटी के कंसेप्ट को समझ चुके हो तो अब ये बात करते हैं कि ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है। तो अब तक जो नोन नॉलेज है उसके हिसाब से 4 तरह के ब्लैक होल होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल, जिसमें स्टेलर डेथ सबसे कॉमन फॉर्म है ब्लैक होल बनने का। स्टेलर डेथ में ब्लैक होल किसी स्टार की डेथ की वजह से बनता है। तो स्टार क्या होता है? स्टार बेसिकली हाइड्रोजन एटम का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जो अपनी ग्रेविटी से अपने कोर में हाइड्रोजन एटम को हीलियम एटम से फ्यूज करने लगता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ग्रेविटी को बैलेंस करती है। जब तक स्टार के कोर में फ्यूजन होता रहता है तब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड रहती हैं। लेकिन जो स्टार हमारे सन से काफी बड़ा होता है उनके कोर में हैवियर एटम्स को फ्यूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और उनके कोर में हीलियम एटम से भी हैवी एटम्स फ्यूज होने लगते हैं। तो हैवियर एटम्स फ्यूज होते होते जब आयरन फ्यूज होता है तो वो बाकी एलिमेंट्स की तरह एनर्जी रिलीज नहीं करता है और आयरन स्टार के सेंटर में बिल्डअप होने लगता है। जब ये क्रिटिकल अमाउंट तक पहुंच जाता है तो ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है और कोर करीब लाइट की 1/4 स्पीड से कोलैप्स करने लगती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, जिसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और इसी मोमेंट पर यूनिवर्स के सारे हैवियर एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर अगर स्टार काफी बड़ा है तो ये सारा मास कोर में फीड करता हुआ एक ब्लैक होल बन जाता है और इस तरह से ब्लैक होल क्रिएट होता है। तो इस ब्लैक होल के सेंटर में होता क्या है? साइंटिस्ट के हिसाब से ब्लैक होल के सेंटर में एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिंगुलैरिटी क्रिएट हो जाती है। सिंगुलैरिटी स्पेस का ऐसा रीजन है जिसमें मैटर की डेंसिटी या स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन इनफाइनाइट हो जाता है और जहां फिजिक्स के सारे लॉज इनवैलिड हो जाते हैं। तो अगर ब्लैक होल में कोई चीज गिर जाए फिर क्या होगा? सबसे पहले वो इसी सेंटर में जाने लगेगी जहां पर सिंगुलैरिटी है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही चारों तरफ से पड़ रहे ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लोड कर जाएगी। और आज का आखिरी सवाल कि क्या हमारा सन ब्लैक होल बन सकता है? इस बात को समझने के लिए एक इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर ने एक्सप्लेन किया है और बताया है कि ब्लैक होल बनने के लिए ऑब्जेक्ट का मास कम से कम हमारे सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि करीब 2.765 इंटू 10⁻30 kg, मतलब 2765 ट्रिलियन मेट्रिक टन। इस लिमिट को हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। तो हमारा सन कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता है क्योंकि इसका मास कम है। तो ब्लैक होल से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए और इसी सीरीज को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें कंसेप्ट्स इन 10। तो जल्द ही मिलते हैं स्पेस की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।